दोस्तों, दिमाग की सेहत उतनी ही जरूरी है जितनी की दिल की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भार्गवी फ्रॉम पीएस राय हॉस्पिटल, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, जो स्ट्रोक, एपिलेप्सी और ब्रेन हेल्थ के सीक्रेट्स पर हमारे साथ बात करेंगी। तो चलिए समझते हैं कि दिमाग को फिट रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वेलकम डॉक्टर टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है कि स्ट्रोक के अर्ली साइंस क्या होते हैं और हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए। ये जान लेना ज़रूरी है कि स्ट्रोक दिमाग के एक हिस्से को सुन्न कर देती है या पैरालाइज कर देती है, बिकॉज ब्लड सप्लाई उस जगह के लिए कम हो जाती है। तो कुछ स्पेसिफिक साइंस हम लोग अगर रिकग्नाइज कर लें जल्दी, तो जल्दी हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। एक एक्रोनिम दिया गया है बी फास्ट, जो बहुत पॉपुलर है। उसमें बी इज फॉर बैलेंस, अगर बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाए। ई इज फॉर आईज, आई साइट में कमी आ जाए। एफ इज फॉर फेशियल सिमेट्री या फेशियल वीकनेस, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फेस एक हाफ का इन्वॉल्व हो जाए, पैरालाइज हो जाए, तो ये है। ए इज फॉर आर्म, आर्म में वीकनेस आ जाए, आर्म या लेग, आर्म एंड लेग एक्चुअली फॉर लिम, सो लिम वीकनेस आ जाए। एंड एस इज फॉर स्पीच, स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम आए या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आए, बोलने में दिक्कत आए, स्लरिंग आ जाए, तो हमें टाइम से, टी इज फॉर टाइम, टाइम से पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। So the first aid is mainly that you have to take the patient immediately to the nearby hospital, preferably which has a facility for stroke management. डॉक्टर, एंजियोग्राफी क्या होती है और स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए ये कब जरूरी होती है? अधिकतर या लगभग सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स सब्जेक्ट होते हैं एंजियोग्राफी के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, स्ट्रोक ब्लड वेसल यानी खून की नली को या तो ब्लॉक होने की वजह से या फट जाने की वजह से वो एरिया को खून नहीं मिलता है, कोई न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसी वजह से स्ट्रोक होता है। तो एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है जिसमें थोड़ी सी डाई, यूजुअली डाई से ही होती है, और उसमें डाई देके ब्लड वेसल्स को हाईलाइट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। तो दैट इज व्हाट इज एंजियोग्राफी। तो कुछ प्रोसीजर्स बिना डाई के भी होते हैं, यानी बिना कॉन्ट्रास्ट के भी होते हैं, तो वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि सो डॉक्टर, क्या हार्ट रेट मॉनिटर्स स्ट्रोक या एपिलेप्सी के रिस्क को डिटेक्ट कर सकते हैं? हार्ट रेट मॉनिटर्स जो होते हैं, जो आप स्मार्ट वॉचेस वगैरह में बता रहे हैं, तो वो आपके रिस्क को तो नहीं डिटेक्ट कर सकते। तो आप हार्ट रेट हमारा सुबह से शाम तक, जब 24 घंटे में बहुत चेंज होता है, हमारी एक्टिविटीज़ के साथ चेंज होता है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब चेंज होता है, स्लीप के टाइम पे चेंज होता है। तो हार्ट रेट मॉनिटर्स ऐसे बहुत ज़्यादा आपको इंडिकेट तो नहीं करते, लेकिन किन्हीं बहुत अबनॉर्मल कंडीशंस में अगर हार्ट रेट बहुत परसिस्टेंटली हाई या ऐसा आ रहा है और रिदम की अबनॉर्मैलिटी इंडिकेट कर रहा है, तो हाँ, इन दोज इंस्टेंसेस। बट इन नॉर्मल पब्लिक आई डोंट थिंक इट डिटेक्ट्स, आई मीन इट इज कॉमनली, इट्स नॉट अ कॉमनली डिटेक्टेबल थिंग इन द जनरल पब्लिक। क्या लॉन्ग आवर्स तक बैठना हमारे लिए स्मोकिंग जितना डेंजरस है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल यही कह रहे हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसी हमारी हो गई है, बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, ये अधिकतर लोग यही काम करते हैं, उनका चलना फिरना नहीं होता है एक ही डेस्क पे। सो उसकी वजह से हम लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जा रही हैं। उसकी वजह से जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक इंक्रीज इन वेट and resulting in diabetes and other lifestyle related disorders, ये सब हो रहे हैं। So definitely हम लोगों को अगर हमको प्रिवेंट करना है ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, डायबिटीज हो गई और हाइपरटेंशन भी फॉर दैट मैटर, एंड सेवरल अदर क्रॉनिक इलनेसेस, जो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमको हमारा काम तो हम लोग अधिकतर चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को एडिशनली एक्सरसाइजेस के लिए टाइम निकालना चाहिए। सो
मतलब एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 1 hour ऑफ एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज इन विच वी गेट टायर्ड इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, क्या अनडायग्नोस्ड हाइपरटेंशन स्ट्रोक या ब्रेन डैमेज का रीजन बन सकता है? बिल्कुल, कई बार, बिकॉज हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो साइलेंट ही होती है, अनलेस हम लोग उसको पिकअप करें बाय मेजरिंग इट, वो साइलेंट ही होती है, उसके सिम्टम्स कुछ होते नहीं हैं, और वो तभी पता चलता है अगर वो बहुत हाई होता है तभी हेडेक होता है, या तभी जो जनरल नॉलेज में है कि गुस्सा आता है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर है, ये गलत है। 99% ब्लड प्रेशर जो ऑन द हायर साइड रहते हैं वो साइलेंट ही होते हैं। सो बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको स्ट्रोक होता है, उनको पता नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सो ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम देख लेना चाहिए, और आजकल तो मशीन्स आर अवेलेबल। या एपिलेप्सी के कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं और उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एपिलेप्सी इज एक्चुअली अ टेंडेंसी टू हैव सीजर्स। सीजर होते हैं जिनको हम लोग हिंदी में दौरे बोलते हैं, मिर्गी के दौरे बोलते हैं। तो देयर इज अ टेंडेंसी इन द पर्सन टू हैव सीजर्स, हायर टेंडेंसी देन एनीबडी एल्स इन द पीपल हु डू नॉट हैव एपिलेप्सी। तो एपिलेप्टिक सीजर वो क्यों होता है? वो सीजर इसीलिए होता है कि एक इस ब्रेन जनरली ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसमें जो नर्व सेल्स होते हैं वो अबनॉर्मली डिस्चार्ज करते हैं बिजली, तो वो स्प्रेड करता है, तो वो एपिलेप्टिक सीजर। तो जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनको एपिलेप्सी होती है। सबसे कॉमन ट्रिगर्स होते हैं जिनको ऑलरेडी एपिलेप्सी है, उन्होंने देखा होगा खुद भी कि अगर कम सोते हैं या जैसे 7 से 8 घंटा सोना चाहिए प्रेफरेबली रात में, तो अगर वो नहीं करते हैं, देर से सोते हैं जल्दी उठते हैं, तो सीजर प्रेसिपिटेट हो जाता है। या फिर कोई फीवर होती है, कोई और बीमारी होती है, तो उससे भी सीजर प्रेसिपिटेट हो जाता है। कभी कभी बहुत एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड होते हैं तो उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है सीजर। और बहुत जैसे कोई दवाइयाँ कुछ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनसे उनको खाने से सीजर हो जाता है। सो अगर किसी को एपिलेप्सी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बता दिया जाए डॉक्टर को जो ट्रीट कर रहे हैं फीवर या कोई और कॉमन बीमारियों के लिए कि ये प्रॉब्लम मुझे है, ताकि वो पहले से देख के दवाई दे सकें। और जो पेशेंट और जो लोग ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा ट्रिगर होता है कि उन्होंने 1 गोली या 2 गोली मिस कर दी। सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि दवाई बिल्कुल 1 गोली भी बिना मिस किए खाई जाए, और इसका साथ पेशेंट जो ग्रसित लोग हैं उनका साथ उनके परिवार वाले भी दें। ऐसा ना हो कि केवल उन्हीं पे छोड़ दिया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो डॉक्टर, अगर किसी को सीजर आ रहा है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बता दें कि मुंह में कुछ भी डालना नहीं चाहिए, पानी या ऐसा कुछ भी मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। और सबसे पहले सीधा तो नहीं ही लिटाना चाहिए। हमें पेशेंट को या जिसको दौरा पड़ रहा है उनको चोट से बचाना चाहिए। आसपास कोई नुकीली चीज़ें हो, हार्ड चीज़ें हों, या ऊपर से गिरने के जैसे हो रहे हो तो उनको बचाना चाहिए। दूसरा, उनको करवट दिलवाना चाहिए, चाहे राइट या लेफ्ट, करवट दिलवा देना चाहिए, खासकर जब खत्म हो रहा हो तब। लेकिन करवट जितनी जल्दी दिलवाएं उतना अच्छा है। सो मेन ये दोनों चीजें होती हैं। मुंह के अंदर हाथ डालना नहीं चाहिए, या कुछ और चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दांतों के बीच में जीभ आ जाती, कट जाती है, तो हम चम्मच डालें तो दांत टूट सकते हैं, जो उंगली डाल रहे हैं उंगली कट सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो अब जीभ आ रही है, अगर अभी नहीं है तो if possible if there is a towel, hand towel, वो अगर डाल सकते हैं, अगर अब तक जीभ अंदर नहीं फंसी है तो। बट छोटा हैंकरचिफ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर अंदर चला जाए और फंस जाए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो मेन यही है, मुंह के अंदर कुछ नहीं डालना चाहिए।
पानी वगैरह, क्योंकि वो सांस की नली में जा सकता है। सो अच्छा। अगर किसी के पास कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, कभी कभी उन लोगों के पास दवाई होती है जो इमरजेंसी मेडिसिन हाँ, होती हाँ, है, हाँ, हाँ। वो जेब में रखी होती है, हाँ, तो वो वो दे अगर सकते हैं। निकल आए हम्म, तो वो जीभ के नीचे या हम्म, गाल के अंदर हम्म, रखी जा सकती है, हम्म, या कई बार नेजल स्प्रेज होती हैं, हम्म, वो यूज की जा सकती हैं। हम्म, तो कई बार उनके पास कार्ड भी होता है और मेडिसिन होती है, तो वो दी जा सकती हम्म, है। एंड यूजुअली सीजर्स अपने आप खत्म हो जाते हैं, हाँ, हाँ, 1 से 2 मिनट 3 मिनट से, उससे ज्यादा अगर चले हम्म, तो इट इज बेटर टू कॉल एन एम्बुलेंस। डॉक्टर, स्क्रोलिंग और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ब्रेन और आईज के लिए कितना हार्मफुल होता है? ऐसा है कि रात को तो जनरली मना ही करते हैं, क्योंकि हमको सोना भी होता है, एंड दैट इज़ द टाइम दैट यू आर सपोज टू यूटिलाइज फॉर स्लीप। क्योंकि हम लोग के जो सिस्टम है बॉडी का, हम लोग का नहीं, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स देयर सिस्टम इज सच दैट रात में लाइट नहीं होता, सनशाइन नहीं होता है, तो उसी समय सोते हैं। तो अगर आप अपने आप को लाइट से एक्सपोज करें तो सबसे पहले ये तो है कि आपको नींद डिलेड हो जाएगी, स्लीप का हाँ। ऑनसेट डिले हो जाएगा। तो एक तो वो है, स्क्रोलिंग से आपको पता नहीं चलता है एंड टाइम का पता नहीं चलता है, स्लीप गेट्स डिलेड। So that is the biggest trigger. That was probably the first trigger I named. In many epilepsies, sleep deficit is a big trigger for epilepsy and epileptic seizures to occur. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइट सेंसिटिव एपिलेप्सीज होती हैं, हाँ, और उनमें तो जो स्क्रीन जब आप स्क्रॉल करते हैं और लाइट्स चेंज करती हैं और फ्लिकर करती हैं, तो उससे प्रेसिपिटेट भी हो सकती है सीजर। Not as a risk only, but as a precipitant, direct precipitant. So it is to be avoided at all costs. हमें उसका पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या ट्रिगर है, क्या वो उससे ट्रिगर हो जाता है कि नहीं। तो बिल्कुल ये स्क्रोलिंग और लेट नाइट लाइट एक्सपोजर, ये जितना हो सके अवॉइड कर लेना अच्छा रहता है। और यही है कि sleeping on time and sleeping for 7 to 8 hours is important. So whatever scrolling you need to do, whatever you need to fix the time, set an alarm and then wind up. डॉक्टर, ब्लू लाइट ब्लॉकर्स और रेड ग्लास लेंसेज का ब्रेन और स्लीप पर क्या इफेक्ट होता है? Generally they say that blue light is not good for our sleep and other things, na? Different types of lights also, particularly जो हमको हमारे devices से emitted मिलती हैं, those are said to harm us, activate us, activate seizures, all those things are there. So commonly in general public, maybe the only detriment it causes is वही आपका sleep deficit, postponement of sleep, delayed onset of sleep, ये सब हो सकता है, नींद की कमी basically. So नींद की कमी से जो problems आती हैं वो सब आ सकते हैं। Other than that, yes, जो आपकी filters हैं तो वो आपको help कर सकती है कि अगर blue light filter है या red light filter है, तो they will at least not affect your sleep directly. I mean, they will reduce the effect of the blue light. ये जरूर हो सकता है। So other than that, I don't think, maybe epilepsy, but it is not very, it's still, I think it is in the study stage, so research stage में. But yes, in general public, it will help in sleeping better. No doubt. डॉक्टर, मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेना क्या सेफ है या नेचुरल वेज ही बेटर है? सबसे पहले I need to tell you that melatonin होता क्या है? itself is a hormone which is secreted normally by a part of the brain called the pineal gland, and it is in response to the daylight going off. So it is the sleep hormone. So it is a hormone. It is not a supplement. It is not to be taken as a supplement. माने वो उसको supplement की तरह नहीं treat करना चाहिए, उसको specific reasons से ही लेना चाहिए, and better to be prescribed by a person who a practitioner, a medical practitioner or doctor. So it is not a supplement.
एंड मेलेटोनिन के का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है कि वो स्लीप ऑनसेट में हेल्प करता है, खासकर उनमें जिनमें स्लीप ऑनसेट डिलेड है, या इसका मतलब ये है कि वो लेटने के बाद उनको बहुत देर से नींद आती है जिन लोगों को, तो उनमें वो हेल्प करता है। तो बस ये तो नेचुरल चीज ही है, तो दैट इटसेल्फ इज नेचुरल, बट मोर नेचुरल rather than taking melatonin, especially in the younger population, ये हुआ कि स्लीप हाइजीन मेजर्स थोड़े फॉलो करें, माने go for walks in the evening, tire yourself out, or but not later in the night. Lights out, decrease your screen after a certain time, 9 साढ़े 9 बजे जितने भी है ना, आप वाइंड अप कर लें, शोर कम से कम हो, है ना। और कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि डोंट ड्रिंक टू मच वाटर, लिक्विड्स लेटर इन द इवनिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ये भी बोलते हैं in order to avoid going to the washroom, getting up to go to the washroom and other things, if some people have sleep problems. Other things would be to not have coffee or tea later in the evening, to have it before say 5:30. Keep a time limit, do not have it later, and then relax with wind down, relax with some music, preferably instrumental, that kind of thing, अगर स्लीप की प्रॉब्लम है तो। So ये नेचुरल मेथड्स है, इनको पहले ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग मेलेटोनिन वगैरह सोच सकते हैं, although that is also a natural substance, but it has effects on other systems also, so it's better to try sleep hygiene measures first. So now my next question is, क्या omega-3 fatty acids like fish oil मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं? एक्चुअली हाँ, omega-3 supplements are known to, और जो इनफैक्ट people who eat more of fish and seafood of fish, they are said to live longer, and in fact they say वो मेडिटेरेनियन डाइट के लिए बोलते हैं कि उसमें फिश बहुत होता है, उनमें लॉन्जिविटी, और लॉन्जिविटी ऑफ कोर्स इज रिलेटेड टू वही आपका ब्रेन हेल्थ, आपका हार्ट हेल्थ, और ये सब बोलते हैं बिल्कुल। और हम लोग अगर नहीं खाते हैं, नहीं हमको एक्सेस है, या उस हद तक हम लोग डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, सप्लीमेंट्स लेने में कोई, इनफैक्ट दे वुड हेल्प यू ओनली, omega-3 as capsules or soft gels हम लोग ले सकते हैं, they will help. See, they all help in I would say the health of the blood vessels. So if you keep your blood vessels healthy for longer duration, till longer in your life, obviously आपके सारे ही organs better रहेंगे, और memory भी, और हाँ, cardiovascular health भी, सब कुछ ही better रहेगा. So brain health will directly be affected by your blood vessel health, and that is why it is beneficial. So foods to eat and foods to avoid for healthy brain function. The main thing to avoid is all types of processed food. So whatever is, people say whatever is white is to be avoided except dairy. So I think it makes sense, because हम लोग sugar is highly processed. हम लोग को तो normally sugar की availability होनी नहीं चाहिए, nature में तो नहीं है. So we should avoid as much as possible. Salt कम से कम हमको लेना चाहिए, और बाकी जितना हो सके raw और less cooked vegetables हम जितना include कर पाएँ वो अच्छा है. हम लोग के लिए जो प्रोसेस्ड फूड्स में तो हमको चिप्स और मैदा से बना हुआ और वो सब भी बहुत आता है. सो ऑल दोज थिंग्स वी शुड एक्चुअली अवॉइड, बिकॉज they increase the blood sugar levels very quickly in our blood, and they cause, they affect our health because of the metabolic changes, because of higher sugar levels, higher insulin levels resulting. So हमको वो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए. जितना हो सके हमें सैलड्स एंड रॉ फ्रूट ये इंक्लूड करना चाहिए,
और बाकी pulses and a very balanced diet would be far better than taking one type of food always. So ये do's and don'ts में तो यही है कि I think when we can talk about our Indian food also as a good balanced diet. We have vegetables, we have pulses, we have some meat, we have some fish. So carbohydrates in the required quantity. तो एक किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो वो अफेक्ट करता ही है. ज़्यादा फिर दूसरी चीज़ कम हो जाती है and the balance is not good. So that is what. Processed foods सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए. डॉक्टर, ब्रेन के फोकस के लिए कौन से केमिकल्स ज़रूरी होते हैं? एज सच हम लोगों को एक्सटर्नली केमिकल्स तो लेने की एज सच आवश्यकता नहीं है. तो जो केमिकल्स हम लोग के अंदर ऑलरेडी बन रहे हैं उन्हीं को ही हमको, जिनको हम लोग हैप्पी केमिकल्स कहते हैं, इंक्रीज करना है. दोज विल बी डोपामीन, दोज विल बी एंडोजेनस ओपियोइड्स जिसको हम कहते हैं, एंडोजेनस जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, एंड सेरोटोनिन. ये सब हमारे हैप्पी हार्मोन्स या हैप्पी केमिकल्स माने जाते हैं. एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ in a healthy way increasing these. So exercise is one way. Exercise is one way, and listening to music and other these activities increase your pleasure hormones, happiness hormones, and those will those are the chemicals that are required for you to improve your mental health. Brain health of course results from good mental health. They're almost synonymous. चलिए, क्या रूटीन ब्रेन स्कैनिंग कराना ज़रूरी होता है या जब सिम्टम्स हो तभी कराना चाहिए? देखिए, सिम्टम्स तो हमको बहुत बार होते हैं और अधिकतर बार सिम्टम्स होते ही नहीं. सो ब्रेन स्कैनिंग तो इट शुड बी रिकमेंडेड ओनली इफ द सिम्टम्स ऑल्सो पोर्टेंट समथिंग सीरियस. Right? Something that is there in the brain which is to be diagnosed or to be ruled out. तो हमें तभी कराना चाहिए जब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो या सिम्टम्स इस तरफ पॉइंट कर रहे हों कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी हो सकती है. रूटीन ब्रेन स्कैनिंग, रूटीन ब्रेन MRI, CT स्कैन, ये तो टू बी अवॉइडेड. यहाँ पे हम लोग के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है. It can be done even when the patient says, I need it. So it is to be avoided. It is to be preferably prescribed by a physician. डॉक्टर, चाइल्डहुड मेंटल ट्रॉमा का ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट होता है? मेंटल ट्रॉमा अगर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो तो मेंटल हेल्थ पे तो काफ़ी असर पड़ता है. It can have a lasting effect on the psyche of the person as the person grows up. So sometimes what happens is वो ऐसा लगता है कि the child has forgotten, but it is there in the subconscious mind. So it does affect the personality of the child, है ना. And अगर काफ़ी significant trauma होता है तो फिर it is manifest as mental health disorders. तो फिर अगर if a person is engaged in, or I would say affected by mental health disorders, वो productivity तो कम हो ही जाती है उनकी. mental productivity की बात कर रही हूँ तो it affects all aspects of development ना. So definitely if it is identified early, है ना, it can manifest in many functional disorders. So if it is identified early, then अननेसेसरी ट्रीटमेंट अवॉइड हो सकता है और उससे साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं अननेसेसरी ट्रीटमेंट से. और अगर आइडेंटिफाई होता है तो वो काउंसलिंग और थेरेपी वगैरह से हम लोग उसको अर्ली ट्रीट कर सकते हैं. तो फिर वापस बच्चे को या एडोलेसेंट को ट्रैक पे ला के डेवलपमेंट ठीक किया जा सकता है. सो दैट वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अर्ली मेंटल ट्रॉमा डेफिनेटली. डॉक्टर, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया और पार्किंसन में क्या डिफरेंस है? अल्जाइमर्स
is a type of dementia. It is the most common form of dementia. So dementia means, इसका मतलब है कि जो हमारे cognitive functions हैं वो उसमें loss हुआ है या impairment हुई है या कमजोरी हुई है उसमें. तो cognitive functions में memory तो prominent है सबसे. तो Alzheimer's जो है memory को affect करता है और भी कई disorders होते हैं जो memory को affect करते हैं. तो it is one of the cognitive impairments. It is, हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि they are part of neurodegenerative disorders, माने कि जिसमें जो degeneration होती है brain की वो उसका एक टाइप है. तो पार्किंसन भी उन्हीं में ही आता है. सो पार्किंसन में पार्किंसन डिजीज और या पार्किंसोनिज्म जिसको कहते हैं उसमें और अल्जाइमर्स में ये फ़र्क है कि वो उसमें ज़्यादा पार्किंसन में ज़्यादा मोटर फंक्शंस अफेक्ट होते हैं. उसमें स्लोनेस होती है, ट्रेमर्स होते हैं और उसमें स्टिफनेस होती है बॉडी की. हाँ, और उसमें भी कुछ हद तक कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, बट प्रोमिनेंट होते हैं ये मोटर फंक्शंस जो गड़बड़ होते हैं, जो अफेक्ट होते हैं. कॉग्निटिव फंक्शंस उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं और वो कई बार पता भी नहीं चलते हैं और जांच करने पे पता चलते हैं. और जो बहुत ही ओवर्ट हो जाते हैं वो बहुत देर से होता है, मतलब कि जो नॉर्मल लाइफ अफेक्ट करेंगे कॉग्निटिव फंक्शन वो देर से होता है. जबकि अल्जाइमर्स और उनकी तरह की जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं वो उनमें ये कॉग्निटिव फंक्शंस प्रोमिनेंट होते हैं, बाकी हाथ पैर सब ठीक होते हैं, चलना वलना सब ठीक होता है. तो ये डिफरेंस है मेनली इनके बीच में. डॉक्टर, डिमेंशिया और पार्किंसन इनको अर्ली डिटेक्ट करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. माने आज इन द सेंस अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि हम तब डिटेक्ट करें जब वो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा है ना. तो उस समय अगर आपको कुछ भी आपके लव्ड वंस में, आपकी फैमिली में कुछ भी चेंजेस नज़र आए, थोड़ी स्लोनेस हो या कुछ इस तरह का कुछ मेमोरी लैप्सेस आपको लगता है कि हो रहे हैं, तो हाँ, इट इज़ गुड टू अप्रोच अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड गेट द पर्सन चेक्ड फॉर देयर आर वेज ऑफ चेकिंग मेमोरी ऑल्सो. स्केल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिन करके, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के साथ मेमोरी स्केल्स वगैरह सब लगा सकते हैं जिससे कि हमें पता चले. अर्ली डिटेक्ट करने से ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट भी साथ के साथ शुरू करना है, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों को पता चलता है कि ये दिक्कत आ गई है. बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस अगर हमको पता करना है तो उसके लिए अभी मुझे लगता है कि जो बायोमार्कर्स होते हैं वो अभी भी डेवलप ही हो रहे हैं. सो इतना आसान नहीं होगा बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस पता करना. सो अभी मुझे लगता है वो रिसर्च स्टेज में. डॉक्टर, क्या एक्सरसाइज डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का रिस्क कम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. इट इज एज आई सेड, वो हैप्पी केमिकल्स या जो आपका हैप्पी हार्मोन्स या वो दे डेफिनेटली प्रिवेंट द डिजेनरेटिव प्रोसेस, है ना. तो एक्सरसाइज, बी इट फिजिकल बी इट मेंटल, दे आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट in order to prevent onset of any cognitive impairment या cognitive disorder. onset भी डिले करता है और जो प्रोग्रेशन है उसको भी डिले कर सकता है या स्लो डाउन कर सकता है. सो डेफिनेटली. और एक्सरसाइज या आउटडोर एक्टिविटीज का तो वैसे भी और भी एडवांटेजेस हैं कि यू गो आउट. First thing, you're exposed to the sunshine. Second, you're exposed or you meet a lot many people. So उससे भी हम लोगों को advantage मिलता है. So outdoor activities, physical activities and mental exercise, दोनों का बहुत बड़ा रोल है प्रिवेंट करने में और प्रोग्रेशन स्लो करने में. क्या सिटिंग लाइफस्टाइल अल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ाता है? देखिए, अल्जाइमर का तो आई डोंट थिंक डायरेक्टली
ये एक रिस्क है। फैक्टर है। हम्म, लेकिन अल्जाइमर इज, एज आई सेड, नॉट द ओनली न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, है ना। अल्जाइमर के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसको हम पहले वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते थे, तो या मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया बोलते थे। तो वो अगर ओवर्ट स्ट्रोक्स भी नहीं होते हैं, बड़े स्ट्रोक्स भी नहीं होते हैं जिसमें पैरालिसिस होती है, तो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो अफेक्ट हों, और उनमें उनके अफेक्ट होने की वजह से हमारे ब्रेन में छोटे छोटे एरियाज वो खराब होते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स। अगर ये होता रहे तो हम लोग का कॉग्निटिव फंक्शन तो डिक्लाइन होता रहेगा। तो दैट वे सिटिंग अफेक्ट्स द health of the blood vessels. That is why it is going to affect us cognitively. तो वो सिर्फ अल्जाइमर के लिए नहीं है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए इन जनरल डेफिनेटली इट इज अ बिग रिस्क फैक्टर। डॉक्टर, क्या मेमोरी लॉस को रिवर्स करने का कोई साइंटिफिक तरीका है? देखिए, एक बार मेमोरी लॉस, इट रियली डिपेंड्स ऑन वो मेमोरी लॉस हुई किस वजह से, है ना। तो ये मेमोरी लॉस कई बार डिप्रेशन के कारण से भी हो सकती है, जिसको हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं कभी कभी। डिप्रेशन की वजह से हमारी मेमोरी रिट्रीवल में प्रॉब्लम आ सकती है। सो उस केस में इफ यू ट्रीट द डिप्रेशन, देन द मेमोरी प्रॉब्लम मे बी सॉर्टेड आउट इफ इट इज ट्रीटेड सक्सेसफुली। और अगर कुछ और डिजीजेस होते हैं जिसके कारण से, जैसे इन्फेक्शंस, ब्रेन इन्फेक्शंस हो गए, मेनिंजाइटिस हो गई, और कई ऐसे कारण बोलते हैं, ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लिवर, थायराइड, हाँ, विटामिन B12 डिफिशिएंसीज, ये सारी जो चीज़ें अगर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मेमोरी डिक्लाइन के टुवर्ड्स, तो फिर रिवर्स हो सकती हैं। लेकिन अगर इन सब का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मेमोरी का डिक्लाइन यूजुअली प्रोग्रेस करता है। लेकिन हाँ, हम लोग स्लो डाउन या हॉल्ट शायद कर सकें, एज आई सेड, बाय मेंटल एक्सरसाइजेस एंड अदर थिंग्स। क्या इनसफिशिएंट स्लीप ब्रेन पर अल्कोहल से ज्यादा डैमेज कर सकती है? बिल्कुल, इनसफिशिएंट स्लीप हमने तो उसके संदर्भ में बोला ही था, एपिलेप्सी के संदर्भ में। इनसफिशिएंट स्लीप कैन लीड टू, it is a risk factor for chronic illnesses like blood pressure, और फिर वो आपके बाकी सारे डिसऑर्डर्स को तो अफेक्ट करता ही है। स्लीप हमारा जो है ना, इट इज, हम लोगों को ऐसा लगता है वी आर टेकिंग रेस्ट, however our brain is actually reinforcing, क्या मतलब वो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। जो जो मेमोरीज हमने दिन भर में एक्वायर की होती है, उनको वो रीइंफोर्स कर रहा है, बेसिकली वो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बना रहा है। जो हमें चाहिए वो रख रहा है, वो जो नहीं चाहिए, जो अननेसेसरी है, उसको थ्रो आउट कर रहा है। तो बेसिकली रिपेयर एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ मेमोरी, सो ये हो रहा है स्लीप के दौरान। सो नेचुरल है कि अगर हमारी स्लीप कम होती है तो हमारे ब्रेन फंक्शंस, जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस भी हैं, वो भी कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर लोग, सबकी स्लीप रिक्वायरमेंट एक सी नहीं होती है, और लेकिन ज़्यादातर लोगों की 6 to 8 आवर्स तो स्लीप रिक्वायरमेंट होती है। तो उतनी अगर हम लोग दें अपने आप को, अपने शरीर को, तो हम लोगों की मेमोरी, हम लोग की कॉग्निटिव फंक्शंस, हम लोगों के लर्निंग एबिलिटीज, ये सारी बेहतर हो सकती है डेफिनेटली। डॉक्टर, क्या बिना स्ट्रेस के स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए? स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं है ना। स्ट्रेसर्स तो देखिए सबकी लाइफ में होते ही हैं। सो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स मेरे हिसाब से बाकी सब लोगों के लिए तो यही है कि आप अगर योगा या मेडिटेशन या आप एक्सरसाइज रूटीन या सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। बाकी म्यूजिक है, रीडिंग है, हॉबीज फॉलो करना है, ये सब तो these are the ones that you generally follow, and these are to be followed by everybody. क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का रिस्क कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकता ही है। हम लोग जब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग नॉन मॉडिफाइबल एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो वो होते हैं जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लाइक हम लोग अपना एज तो हाँ। कम नहीं कर सकते। एज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, है ना। सो एज तो बढ़ती जाती है कि सबकी, सो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। और सिमिलरली जेंडर is a traditionally a non-modifiable risk factor. A lot of people will differ, but I feel it is a non-modifiable risk factor. तो ये है जो हम लोग हमारी जेनेटिक्स, किसी की फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है अर्ली स्ट्रोक्स के लिए, या तो वो एक जेनेटिक्स एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। बट हम लोग अपना अगर लाइफस्टाइल हेल्दी रखें तो कम से कम हम वी आर नॉट एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, माने एटलीस्ट हम लोग उसको और वर्स तो नहीं कर रहे ना। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि हम लोग कम से कम अगर हम लोग नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को और खराब करने से तो कम से कम बचें। हाँ. तो इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू फॉलो अ गुड हेल्दी एज पॉसिबल लाइफस्टाइल। क्या हार्ट डिजीज का ब्रेन हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है? बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। एज वी डिस्कस पहले भी हमने जो बात करी थी कि हार्ट और ब्रेन बहुत हाई डिमांड ऑर्गन्स हैं, तो उनको हम सारा टाइम ऑक्सीजन और शुगर्स चाहिए होते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज दे आर फंक्शनिंग ऑल द टाइम, दे आर एक्टिव ऑल द टाइम। सो हार्ट और ब्रेन इस वजह से भी कनेक्टेड है कि दोनों हार्ट डिजीज होती है तो हमको लगता है कि शायद ब्रेन डिसऑर्डर भी है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स भी अफेक्टेड हैं। सिमिलरली जब कोई ब्रेन स्ट्रोक के साथ हमारे पास आता है तो हम हमेशा चेक करते हैं कि हार्ट हेल्दी है, कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो ये तो एक ब्रॉड रीजन हो गया हम हार्ट डिजीज क्यों चेक करते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड टू द ब्रेन एज वेल, तो अगर हार्ट में कोई रिदम अबनॉर्मैलिटी होती है तो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स, इट इज अ डायरेक्ट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सो मच हायर risk if a person has rhythm abnormalities, माने कि हार्ट का रिदम जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, उल्टा सीधा चल रहा है और बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा फास्ट चल रहा है इस तरह से, तो उसमें ब्लड क्लॉट्स हार्ट के अंदर भी फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, तो जो डिसलॉज होके आपके ब्रेन के वेसल्स में जा सकते हैं और कहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से भी हमारे तो हार्ट हेल्थ इज डायरेक्टली दैट इज व्हाई रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ, इन पर्टिकुलर स्ट्रोक। फटीग, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो है, क्या ये अर्ली साइंस है ब्रेन डिसऑर्डर के? नॉट डायरेक्टली, आई फील हेडेक इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर एक्चुअली, मतलब बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है और हम सब ऑलमोस्ट 90% लोगों ने अपने लाइफ टाइम में एक आधा हेडेक तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो हेडेक हाँ आपको एक सिग्नल जरूर देता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो हेडेक्स तब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है या सिग्नल करती है जब एक तो बहुत अचानक से आती है, बिल्कुल सडनली आती है, तब तो आपको इवैल्यूएट कराना ही चाहिए अपने आप को। और पहले कभी हेडेक इतना हुआ नहीं और हो गया अभी अचानक से, तो न्यू ऑनसेट, तो वो तो हमको इवैल्यूएट करना ही चाहिए, उसको सीरियसली लेना ही चाहिए। कुछ हेडेक्स होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, बहुत सालों से एक जैसे चले आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, तो उनमें हमें थोड़ा कम डर लगता है। लेकिन अगर हेडेक का कैरेक्टर चेंज होता है, पहले से आपको बहुत सालों से हेडेक है लेकिन ये वाला हेडेक पहले वाले हेडेक से अलग है, कैरेक्टर में अलग है, सिवियरिटी में अलग है, ठीक नहीं हो रहा पहले जिस चीज से ठीक होता था, जिस दवाई से या जो आपको करने से ठीक होता था वो अब नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है कि आपको जांच करा लेनी चाहिए। तो हेडेक इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज टू बी इवैल्यूएटेड। अगर बड़े सालों से है तब भी एक बार देख लेना चाहिए, न्यू ऑनसेट है तब भी एक बार देख लेना चाहिए, तो वो तो इवैल्यूएशन की। फटीग इज मोर जनरल, सो फटीग शायद डायरेक्टली आपको ब्रेन डिसऑर्डर की तरफ ना ले जाए,
सेम विद कंफ्यूजन, मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ। तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन डायरेक्टली ही उसमें अफेक्ट हो रहा हो, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किडनी फंक्शंस ठीक नहीं है, या लिवर फंक्शंस ठीक नहीं है, या डायबिटीज़ है, तभी ऐसा अनकंट्रोल, तब भी ऐसा होता है। तो इस वजह से, और कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जैसे कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या उनमें भी पेशेंट डज नॉट फील टू गुड, थकावट होती रहती है, इनफैक्ट थोड़ा बहुत फीवर भी होता है कई बार, तो लो ग्रेड। तो इन सब में भी फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब, व्हेन यू आर नॉट वेल देन यू कांट कंसंट्रेट। तो वो बहुत जनरल है, और उसके लिए सिस्टमिक बाकी चीजें भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन हाँ, हेडेक इज समथिंग, जिन कंडीशंस में पर्टिकुलरली मैंने बताया, तो वो जरूर ब्रेन की प्रॉब्लम की तरफ आपको ले जा सकता है। कम से कम इवैल्यूएशन तो करना जरूरी है। डॉक्टर, मेरा सवाल है, क्या ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से हम अपनी मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमको हाँ। समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि न्यू फंक्शंस आर टेकन अप बाय द ब्रेन सेल्स, व्हाटएवर हैज बीन लर्नड ऑलरेडी। उसके अलावा जो, या तो कोई डेफिसिट आ जाती है, जैसे स्ट्रोक में कोई डेफिसिट आ गई, किसी को इंजरी हो गई ब्रेन में कोई एक्सीडेंट की वजह से या कुछ, तो कोई फंक्शन लूज हो गया, तो आसपास का एरिया कैसे उसको, जो हेल्दी एरियाज ऑफ द ब्रेन जो रह गए हैं, वो कैसे उनको, उनके फंक्शंस को टेक ओवर करते हैं, या कोई नई चीज़ आप सीखते हैं, तो कैसे हम लोग वी लर्न न्यू आई वुड से न्यू functions of the brain which are, or new activities which are learned, which we have never done before. So वो उसी को, उसकी learning process को ही हम लोग एक तरह से plasticity कह सकते हैं। तो definitely अगर हम लोग if we keep ourselves active, if we keep learning new things, तो हम लोगों की brain की plasticity is continued, or our brain continues to learn new things, and it remains active, and it doesn't degenerate. That is what. So thank you, doctor, for joining us and for such an insightful conversation. So दोस्तों, अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें।